हेलो एवरीवन। ना रुकना है ना थकना है, निरंतर आगे बढ़ना है। ना रुकना है ना थकना है, निरंतर आगे बढ़ना है। इसी मोटिवेशन के साथ मैं वंदना गर्ग आप सबका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल वीजी एजुकेशन में। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी को निरंतर जारी कर रखा होगा। बात चल रही थी आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड, जिसकी अधिगम साइकोलॉजी की क्लासेस मेरी डे बाय डे, वन बाय वन आती जा रही है वीडियो। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे सबसे पहले अधिगम। अधिगम चैप्टर मैंने स्टार्ट किया था, अधिगम वाला टॉपिक मैंने स्टार्ट किया था। तो अधिगम का अर्थ, परिभाषा, विशेषताएं, सोपान, प्रभावित करने वाले कारक, ये सब मेरे कंप्लीट हो गए हैं। अधिगम के सिद्धांत, जिसमें मेरे 2 सिद्धांत कंप्लीट हो गए हैं। उन सिद्धांतों की आप वीडियो जरूर देखिएगा किस तरीके से मैंने छोटी सी वीडियो में आपका पूरा सिद्धांत क्लियर किया है। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे अधिगम का तीसरा सिद्धांत, थर्ड सिद्धांत, जिसका नाम है सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत, जो स्किनर का सिद्धांत है, जिसका नाम है सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत, क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत। इनके जो नाम है वो आपको सारे नाम याद होने चाहिए, क्योंकि किसी भी नाम से आपको क्वेश्चन आ सकता है। तो क्या नाम है इसका? इसका नाम है सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत, क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत, या बोल सकते हैं कार्यात्मक अनुबंधन सिद्धांत, यानी कि कार्यात्मक प्रतिबद्धता सिद्धांत, जिसको बोलेंगे ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी, या हम बोल सकते हैं नैमित्तिक अनुबंधन सिद्धांत, साधनात्मक अनुबंधन सिद्धांत, इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग थ्योरी, या अनुक्रिया उद्दीपक सिद्धांत, रेस्पॉन्स स्टिमुलस थ्योरी, जिसको हम बोलते हैं आरएस थ्योरी। क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत, मौलिक व्यवहारात्मक सिद्धांत, रेडिकल बिहेवियरिज्म थ्योरी, या टाइप आर अनुबंधन सिद्धांत, टाइप आर कंडीशनिंग थ्योरी। एक बार दोबारा से मैं सारे नाम रिपीट कर रही हूं ताकि आपको बहुत अच्छे से लर्न हो जाए। सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत, क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत, कार्यात्मक अनुबंधन सिद्धांत या कार्यात्मक प्रतिबद्धता सिद्धांत, जिसको बोलेंगे ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी, नैमित्तिक अनुबंधन सिद्धांत, जिसको बोलेंगे साधनात्मक अनुबंधन सिद्धांत, इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग थ्योरी, अनुक्रिया उद्दीपक सिद्धांत, रेस्पॉन्स स्टिमुलस थ्योरी, आरएस थ्योरी। क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत, मौलिक व्यवहारवाद सिद्धांत, और टाइप आर अनुबंधन सिद्धांत, टाइप आर कंडीशनिंग थ्योरी। सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत यानी कि क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत, प्रवर्तक कौन थे? B.F. स्किनर, यानी कि उनका पूरा नाम था बूरहस फ्रेडरिक स्किनर। ये एक मौलिक व्यवहारवादी थे। B.F. स्किनर कौन थे? मौलिक व्यवहारवादी, निवासी कहाँ के हैं? अमेरिका के। इनकी एक पुस्तक थी द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म, यानी कि जीव का व्यवहार। इनकी एक पुस्तक थी बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म, यानी कि जीव का व्यवहार। वैसे मैं सारी बुक्स आपको लिखवाऊंगी, बाकी बीच बीच में जो भी बुक्स आ रही हैं वो प्लीज आप एक और पेज पे समरी के रूप में बिल्कुल लिखिए, क्योंकि बुक से भी एक क्वेश्चन जरूर बनता है। तो स्किनर ने 1938 में 1938 में इसी पुस्तक, कौन सी पुस्तक में उन्होंने इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया? ये भी क्वेश्चन आ सकता है। तो स्किनर ने द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म पुस्तक में इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया। स्किनर के प्रयोज्य क्रियाशील होते हैं, इसलिए इस सिद्धांत को क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत कहा जाता है। स्किनर के जो प्रयोग हैं वो कैसे होते हैं? एक्टिव होते हैं, इसलिए सिद्धांत को क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत कहते हैं। प्रयोग चूहे पे, और किस पे किया था? कबूतर पे। 1938 में इन्होंने चूहे पे प्रयोग किया था, और 1943 में इन्होंने कबूतर पर प्रयोग किया था। प्रयोग क्या था?
पहले प्रयोग को सुनते हैं। इन्होंने क्या किया, चूहे को एक बॉक्स में बंद किया। उस बॉक्स का नाम रखा था स्किनर। चूहे को उन्होंने एक बॉक्स में बंद किया, बॉक्स का नाम था स्किनर। बॉक्स में चूहा इधर उधर कूदने लगा। पहले उसने क्रिया करी, क्रिया करते ही अचानक से खट का बटन दबा और बाहर उसको भोजन मिला। भोजन मिलना यानी कि पुनर्बलन। दोबारा से ये क्रिया अपनाई गई। चूहे को बॉक्स में बंद किया, चूहा बॉक्स में इधर उधर कूदा, यानी कि उसने पहले क्या की, क्रिया करते करते अचानक से बटन दबा, बाहर भोजन मिला, पुनर्बलन। यानी कि इस प्रयोग में क्या किया, पहले अनुक्रिया, पहले क्रिया हुई है, बाद में आपको पुनर्बलन मिला है। ऐसे ही एक प्रयोग उन्होंने कबूतर पे किया। कबूतर को पिंजरे में बंद किया, विशेष स्थान पर उसने चोंच मारी, इधर उधर चोंच मारी, कोई विशेष स्थान पर उसने चोंच मारना शुरू किया। उस चोंच मारी तो वहां पर क्या मिला, भोजन को मिला, यानी कि पुनर्बलन। यानी कि पहले क्रिया हुई, उसके बाद क्या हुआ, पुनर्बलन मिला, भोजन मिला। तो क्रिया पुनर्बलन, क्रिया पुनर्बलन। ठीक है जी, समझ में आई बात कि जो हमने इससे पहले जो हमने किया था वो क्या था कि उद्दीपक को देख के अनुक्रिया होते या अनुक्रिया के बाद हमें उद्दीपक मिलता है। ठीक है, वहां भोजन को देख के लार टपकी थी, यहां पहले अनुक्रिया हो रही है, उसके बाद आपको भोजन मिल रहा है। तो दो महत्वपूर्ण बातें यहाँ पे आती हैं कि पहले क्रिया होती है और बाद में पुनर्बलन। इसलिए स्किनर ने थॉर्नडाइक के जो एसआर सिद्धांत था उसको आरएस में परिवर्तित कर दिया। स्किनर ने थॉर्नडाइक के एसआर सिद्धांत को किसमें, रेस्पॉन्स स्टिमुलस थ्योरी में परिवर्तित कर दिया। उसका था स्टिमुलस रेस्पॉन्स थ्योरी। वहां बिल्ली पहले भोजन को देखकर, बाहर मांस के टुकड़े को देखकर उसने इधर उधर उछलना शुरू किया था, और यहाँ पर पहले उछल कूद हुई है और उसके बाद में भोजन मिला है। स्किनर ने थॉर्नडाइक के एसआर सिद्धांत को आरएस में परिवर्तित कर दिया। तो आपके पास आ जाए कि आरएस थ्योरी किसकी है, स्किनर की है, और एसआर थ्योरी किसकी है, थॉर्नडाइक की है। क्लियर, यहाँ तक की बात मुझे लगता है बहुत आराम से समझ में आ गई होगी, इतना कुछ टफ नहीं है। आप मेरी वीडियो को 1 या 2 बार आप रिपीट करके देखिएगा, किचन में काम करते हुए देखिएगा, आपको बिल्कुल लर्न हो जाएगा। स्किनर का जो ये प्रयोग है, ये सिद्धांत है, शिक्षार्थियों के लिए क्या महत्व है वो बात करते हैं। स्किनर क्रियाओं पर जोर देते हैं, विशेष जोर देते हैं, इसलिए उन्होंने थॉर्नडाइक के एसआर सिद्धांत को आरएस में बदल दिया। स्किनर क्रियाओं पर विशेष जोर देते हैं, बिल्कुल स्किनर ने क्रिया, पहले क्रिया होनी चाहिए, क्रियाओं पर विशेष जोर देते हैं, इसलिए उन्होंने थॉर्नडाइक के एसआर सिद्धांत को आरएस में बदल दिया। स्किनर का मानना है कि क्रिया करते रहना चाहिए, क्रिया करने के तुरंत बाद बालक को क्या देना चाहिए, पुनर्बलन देना चाहिए, क्योंकि पुनर्बलन मिलने से क्रिया करने की गति में और अधिक तीव्रता आती है। आज एक बच्चे ने मुझे आंसर बताया तो मैंने उसको बोला शाबाश बेटा, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। तो उससे क्या हुआ, मैम तो मुझे शाबाशी देती है, मैम तो मुझे अच्छे से बोलती है, तो उससे उसको क्या मिला, पुनर्बलन मिला। तो उसने वो क्रिया करी, उसने आंसर बताया, और उसके बाद मैंने उसको क्या दिया, पुनर्बलन दिया। तो ये तुरंत मिलना चाहिए, ऐसा नहीं आज आपने आंसर दिया कल दे देंगे। बेटा कल तुमने आंसर अच्छा बताया था, वो बेचारा सोचता रहेगा अरे कल मिलेगा क्या करना। स्किनर क्रिया और पुनर्बलन को विशेष महत्व देते हैं। मनोविज्ञान के अंतर्गत पुनर्बलन की अवधारणा का श्रेय किसको जाता है, स्किनर को जाता है। ध्यान रख लीजिए, ये भी एक क्वेश्चन बनता है, पुनर्बलन की अवधारणा का श्रेय किसको जाता है, स्किनर को जाता है। वांछित और उचित अनुक्रियाओं के पुनर्बलीकरण से बालकों को प्रोत्साहन मिलता है और वे उचित व्यवहार करने लगते हैं। विशेषकर छोटे बच्चों को कुछ क्रियाओं के द्वारा उनको प्रोत्साहन मिलता है। जब आप उनसे कहते हो वाह बेटे ये बहुत अच्छा काम किया है, वेरी गुड, आपको ऐसा करना चाहिए, तो उनसे उनको प्रोत्साहन मिलता है और वो उचित व्यवहार करते हैं। यह क्रिया प्रभाव के नियम पर आधारित है। तो ये भी एक क्वेश्चन है कि कौन सा नियम प्रभाव के नियम पर आधारित है, या फिर क्रिया प्रसूत अधिनियम, क्रिया प्रसूत सिद्धांत
किस नियम पर आधारित है? प्रभाव के नियम पर आधारित है। क्रिया के अनुसार सकारात्मक और नकारात्मक पुनर्बलन तुरंत देना चाहिए, क्योंकि देर करने से इनका प्रभाव क्या हो जाता है? कम हो जाता है। किसी ने क्रिया के अनुसार, आपने अच्छा काम किया, शाबाश, गलत काम किया तो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, टोकना चाहिए, डांटना चाहिए। तो जो भी आप कर रहे हो तो वो तुरंत करना चाहिए, क्योंकि देर से करने से इनका प्रभाव कम हो जाता है। इस सिद्धांत के द्वारा बालक में अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन किया जा सकता है। इस सिद्धांत के द्वारा बालक में व्यवहारगत परिवर्तन किया जा सकता है, जैसी आप उम्मीद रख। इस सिद्धांत में चूहे को भोजन की प्राप्ति क्या है? एक उचित पुनर्बलन है, एक अभिप्रेरक है। इसमें प्रशंसा के 2 शब्द, सफलता की अनुभूति, पुरस्कार, विद्यार्थी की दृष्टि से एक अच्छे प्रेरक हैं, पुनर्बलन है। शिक्षण मशीनों का प्रयोग भी इसी सिद्धांत पर आधारित है। तो ये भी आप याद कर लेना भाई, शिक्षण मशीनों का प्रयोग कौन से सिद्धांत पर आधारित होता है? क्रिया प्रसूत सिद्धांत स्किनर का। टीवी है, रेडियो है, मोबाइल आदि का चलना भी इसी सिद्धांत पर आधारित होती है। पहले क्रिया होती है, उसके बाद हमको इन्फॉर्मेशन मिलती है। अभिक्रमित अनुदेशन शिक्षण मशीन इसी सिद्धांत पर आधारित होता है। और अभिक्रमित अनुदेशन स्किनर ने ही खोज की थी। अभिक्रमित अनुदेशन की खोज किसने की थी? स्किनर ने की थी। शिक्षण मशीनों का प्रयोग किस सिद्धांत पर आधारित है? इसी सिद्धांत पर आधारित है। और टीवी, रेडियो, मोबाइल आदि का चलना किस सिद्धांत पर आधारित है? इसी सिद्धांत पर आधारित है। क्लियर? क्लियर। तो ये हो गया इनका शैक्षिक महत्व, इसका प्रयोग आपको समझ में आ गया होगा इसका। अब है इस सिद्धांत की मुख्य अवधारणा। इस सिद्धांत की अगर हम मुख्य अवधारणाओं की बात करें तो पहला मैंने बोला अभिक्रमित अनुदेशन, जिसको प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन कहते हैं। अभिक्रमित अनुदेशन का जो प्रतिपादन किया था वो किसने किया था? B.F. स्किनर ने 1954 में किया। अभिक्रमित अनुदेशन का प्रतिपादन किसने किया था? B.F. स्किनर ने किया था। कब? 1954 में। स्किनर का सिद्धांत अभिक्रमित अनुदेशन पर आधारित है, जिसके अंतर्गत हम क्या करते हैं? विषय वस्तु को छोटे छोटे पदों में लघु पद में बांटा जाता है। तो आपके पास क्वेश्चन आता है विषय वस्तु को छोटे छोटे पदों में किस सिद्धांत के अकॉर्डिंग बांटा जाता है? तो वो है हमारा B.F. स्किनर का क्रिया प्रसूत सिद्धांत। बालक इन पदों को पढ़कर क्या करता है? अनुक्रिया करता है। पहले वो छोटे छोटे पद पढ़ता है, उससे अनुक्रिया करता है, उसके बाद सही अनुक्रिया करने पर बालक को तुरंत क्या दिया जाता है? पुनर्बलन दिया जाता है। और सही अनुक्रिया करने पर इसे बालक की स्वगति से सीखता चला जाता है। तो यहाँ पे लघु पद हो गया, फिर उसके बाद वो अनुक्रिया करता है, उसके बाद पुनर्बलन दिया जाता है और फिर स्वगति उसको मिलती है। तो इस सिद्धांत की जो मुख्य अवधारणा है वो कौन कौन सी हो गई? पहला हो गया अभिक्रमित अनुदेशन। क्लियर बात? अब बात करते हैं स्किनर के प्रयोग की अवधारणाएं, कुछ मेन शब्दावली, कुछ अवधारणाएं जिनका आपको ध्यान रखना है। तो उसमें से जो पहली अवधारणा मेरी हो चुकी है वो हुई थी अभिक्रमित अनुदेशन। सेकंड अवधारणा श्रृंखला। श्रृंखला मतलब चेनिंग, यानी कि जो भी आपके पास विषय वस्तु को छोटे छोटे पदों में बांटकर श्रृंखला बनाई जाती है। बिल्कुल अभी तो हमने बात करी थी कि विषय को छोटे छोटे पदों में बांटा जाता है इसमें। शेपिंग यानी कि आकृतिकरण, यानी कि रूप निर्धारण, और क्रमिक सन्निकट। ये जो वर्ड्स मैं बोल रही हूँ इनको बहुत ध्यान में देना कि शेपिंग किस सिद्धांत के अनुसार है, आकृतिकरण हम किस सिद्धांत के अनुसार करते हैं, रूप निर्धारण किस सिद्धांत के अनुसार होता है, और क्रमिक सन्निकट यानी कि लगातार कार्य। बालक के व्यवहार में धीरे धीरे अपेक्षित परिवर्तन लाने के लिए आंशिक पुनर्बलन दिया जाता है। यह एक ऐसी प्रविधि है, ये एक ऐसी प्रविधि है जिसमें व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन लाने के लिए उसको धीरे धीरे पुनर्बलन दिया जाता है। भाई सिंपल सी बात है बच्चे कि शेपिंग की अवधारणा कौन सा सिद्धांत पर आधारित है? इसी क्रिया प्रसूत अवधारणा पर सिद्धांत है। क्यों? आप किसी बच्चे के व्यवहार में परिवर्तन लाना चाहते हो, उसने हल्का सा भी कोई छोटा सा कार्य किया, उसको शाबाशी दो, उसको कुछ प्रोत्साहन के लिए कुछ चीजें दो, धीरे धीरे उसके व्यवहार में परिवर्तन आने लग जाएगा। तो बालक के व्यवहार में शेपिंग लाना, आकृतिकरण, रूप निर्धारण और धीरे धीरे चेंज, क्रमिक सन्निकट, ये सब किस अवधारणा पर आधारित है? क्रिया प्रसूत अवधारणा पर आधारित है कि बच्चा क्रिया कर रहा है और आप उसको क्या दे रहे हो? पुनर्बलन दे रहे हो। टोकन इकोनॉमी यानी कि विभिन्न अनुक्रियाएं करने पर बालक को टोकन दे दिया जाता है। फिर क्या कहते हैं? सबसे ज्यादा टोकन जिसके होंगे उसको पुरस्कृत किया जाता है। जैसे कि आप क्लास में आंसर दे रहे हो, मैं कह रही हूँ हर एक आंसर पे आपको एक टोकन मिलेगा, एक आप कागज का टुकड़ा ही समझ लीजिए, ठीक है।
तो सबको मिलेगा। जिसके पास ज्यादा कागज के टुकड़े होंगे, टोकन होंगे, तो वो लास्ट में उसको पुरस्कृत किया जाएगा। तो इसको टोकन इकोनॉमी भी किसके अनुसार होती है? आंशिक पुनर्बलन होता है और फिर एक बड़ा पुनर्बलन दिया जाता है। नैमित्तिक यानी कि साधनात्मक। नैमित्तिक साधनात्मक का मतलब है किसी उद्दीपक की प्राप्ति के लिए की गई क्रिया, मतलब कि साधना। भाई नैमित्तिक साधनात्मक क्या है? भाई साधना करना, मुझे ये चीज प्राप्त करनी तो मुझे क्या करना पड़ेगा? साधना करनी पड़ेगी। जैसे चूहे के द्वारा लीवर को दबाकर भोजन प्राप्त करना। स्किनर ने 2 प्रकार की अनुक्रिया बताई है। स्किनर ने अपने सिद्धांत की व्याख्या 2 प्रकार के व्यवहारों से की है। स्किनर ने 2 प्रकार की अनुक्रिया बताई है, बिल्कुल। या स्किनर ने, हम कह सकते हैं, अपने सिद्धांत की व्याख्या 2 प्रकार के व्यवहारों से की है। एक है प्रतिवादी अनुक्रिया, जिसको अनैच्छिक या अनुक्रिया व्यवहार कहते हैं, यानी कि टाइप एस थ्योरी। और रेस्पोंडेंट रेस्पॉन्स या एलिसिटेड बिहेवियर। दूसरा होता है, वो होता है क्रिया प्रसूत अनुक्रिया, यानी कि प्रसूत ऐच्छिक व्यवहार। सुनो, प्रतिवादी अनुक्रिया, यहाँ क्रिया प्रसूत अनुक्रिया। अनैच्छिक व्यवहार, ऐच्छिक व्यवहार। क्लियर? टाइप एस थ्योरी, टाइप आर अनुबंधन। क्लियर? क्या है ये समझते हैं। प्रतिवादी अनुक्रिया, अनैच्छिक अनुक्रिया, यानी कि टाइप एस, उद्दीपक की उपस्थिति में की गई क्रिया, जैसे पावलोव के प्रयोग में भोजन को देखकर कुत्ते के मुंह में लार का गिरना, मिठाई को देखकर मुंह में पानी आना, ये व्यवहार अनैच्छिक होते हैं। ना बोल जाए। उद्दीपक की उपस्थिति में की गई क्रिया, जैसे पावलोव के प्रयोग में भोजन को देखकर कुत्ते के मुंह में लार का गिरना, मिठाई को देखकर मुंह में पानी आना, ये सब व्यवहार कैसे होते हैं? अनैच्छिक होते हैं। और इसको टाइप एस, यानी कि उद्दीपक की उपस्थिति में जो क्रिया की जाती है उसको अनैच्छिक व्यवहार कहते हैं। इसको टाइप एस अनुबंधन कहते हैं। जबकि उद्दीपक की अनुपस्थिति में की गई क्रिया, जैसे स्किनर के प्रयोग में चूहे का उछल कूद होना, इसके अलावा हंसना, सीढ़ियां चढ़ना, उछलना, ये सब हमारी ऐच्छिक क्रिया मानी जाती है। इसलिए इसे टाइप आर अनुबंधन कहा जाता है। उद्दीपक की अनुपस्थिति में जो क्रिया करते हो उसी को ही हम क्रिया प्रसूत अनुक्रिया, भी यही तो बात चल रही थी। क्रिया प्रसूत क्या है कि भाई वहाँ उद्दीपक थोड़ा, हम पहले क्रिया कर रहे हैं, बाद में हमें कुछ फायदा मिलता है। तो उद्दीपक की अनुपस्थिति में की गई क्रिया, जैसे स्किनर के प्रयोग में चूहे का उछल कूद, इसके अलावा हंसना है, सीढ़ी चढ़ना है, ये सारी क्रिया ऐच्छिक होते हैं। टाइप आर अनुबंधन भी कहा जाता है। क्लियर? कहने का तात्पर्य है कि क्रिया प्रसूत व्यवहार उद्दीपक पर आधारित ना होकर किस पर, अनुक्रिया या व्यवहार पर निर्भर करता है। यहाँ व्यक्ति को पहले कुछ ना कुछ करना होता है, उसके बाद उसे परिणाम रूप में कुछ ना कुछ पुरस्कार की प्राप्ति होती है और उसके व्यवहार का पुनर्बलन किया जाता है। पुरस्कार की प्राप्ति होती है और उसके व्यवहार का पुनर्बलन किया जाता है। इस प्रकार यहाँ पर परिणाम और प्रभाव का नियम काम करता है। परिणाम और प्रभाव का नियम। तो अभी इस वीडियो में इतना ही। यहाँ पर मैंने आपको तीसरा सिद्धांत मैंने आपको अधिगम का क्लियर किया है, ठीक है। इसके बाद जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे पुनर्बलन की अवधारणा और आगे के सिद्धांतों की मैं चर्चा करूंगी। ये वीडियो आपको कैसी लग रही है? मैं आपको पहले भी, मैंने पिछली वीडियो में भी आपसे बोला था कि मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको मेरी वीडियो कैसी लग रही है। आपके कमेंट करने से मुझे बहुत बड़ा मोटिवेशन मिलता है। साथ ही वीडियो बनाने का मुझे एक एम मिलता है कि मैं किसी बच्चे को पढ़ाने के लिए, यदि एक बच्चा भी मेरी वीडियो से नंबर लाता है तो बहुत बहुत मेरे लिए बहुत अच्छी बात होगी। तो वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और आपको मेरी वीडियो कैसे लगी मुझे जरूर बताइएगा। जब तक टेक केयर, हैव ए नाइस डे, बाय बाय।